माँ बाप के पास एक तुम्हारे सिवा और है ही क्या? बताओ, अगर तुम भी इन्हें दुख दोगे तो वो और किसके पास जाएंगे? तुम्हारी ये ख्वाहिश 3-4 साल पहले तुम्हारे दिल में पैदा हुई, मगर मुईज़ और ज़ैनब की ख्वाहिश तो तब से इनके दिलों में हसरत बन बैठी पड़ी है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अगर वो लोग डॉक्टर नहीं बन सके तो वो तुम्हें देखकर खुश होंगे। क्या तुम इन्हें खुश नहीं देख सकते? इनकी एक ये ख्वाहिश पूरी तो करके देखो, फिर देखना तुम्हें किस कदर सुकून मिलता है। हाफिज़ अब्दुल्ला ने इसके चेहरे से बाजू हटाए, लेकिन इसने अपना झुका हुआ सर नहीं उठाया। आंसू इसकी आंखों से रवानी के साथ बह रहे थे। अभी कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं था। हाफिज़ अब्दुल्ला ने प्यार से इसका सर चूमा। तुम्हें पता है तुम्हारा नाम मोहम्मद ईसा अली किसने रखा और क्यों रखा? हाफिज़ अब्दुल्ला ने इसका चेहरा ऊपर उठाते हुए पूछा। आपने, ईसा ने सर हिलाते हुए कहा। ईसा ने तुक्का ही लगाया था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा मुहज्जब नाम इन्हीं ने रखा होगा, इसीलिए पूछ रहे हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला इसके जवाब पे मुस्कुराए। नहीं, तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने रखा है। मुईज़ साहब तुम्हारा नाम मोहम्मद अली रखना चाहते थे और ज़ैनब बेगम तुम्हारा नाम ईसा अली रखना चाहती थी। फिर सुलह मशवरे के बाद तुम्हारा नाम मोहम्मद ईसा अली रखा गया, ताकि इन नामों की बरकत से तुम पे कभी कोई मुश्किल ना आए, तुम कभी किसी बुरी आदत में मुब्तला न होते। अगर तुम अपने दीन के करीब रहो, और ये सब बातें अमूमन तुम्हारी उम्र के लड़कों में बहुत कम पाई जाती हैं। तुमने कभी खुद पे गौर किया है? अपने चेहरे पे झलकते नूर को देखा है? तुमने कभी नमाज नहीं छोड़ी? क्यों? कभी सोचा है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा सदका देते हैं, तुम्हारे लिए हर वक्त दुआएं करते रहते हैं। तुम अगर आज ऐसे हो तो सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत। क्या तुम इन्हें खुश नहीं देख सकते? हाफिज़ अब्दुल्ला की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ था। हाफिज़ अब्दुल्ला इसे हैरत से देख रहे थे। वो मस्जिद से बाहर जा चुका था। अब इसे किसी ऐसी जगह जाना था जहाँ कोई भी न हो, जहाँ बस वो हो और खामोशी। इसके दिल से बहुत से सवाल थे जिनको अपने दिल दफन किए वो बेख्याली से रोड पर चल रहा था। मोई साहब ईशा की नमाज़ पढ़कर हाफिज़ अब्दुल्ला से ईसा के बारे में पूछ रहे थे कि वो यहीं था। हाफिज़ अब्दुल्ला ने बताया कि वो कब से यहाँ से जा चुका है। मैं इसे समझाने की पूरी कोशिश की है, एक ही बार समझ सारी बात, मगर इसने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं और यहाँ से चला गया। मोई साहब ने और कुछ नहीं पूछा और घर चले गए, इस सोच के साथ कि वो घर जा चुका होगा। मगर आज वो घर नहीं गया था। मोई साहब हर जगह इसे ढूंढ चुके थे, इसके मोबाइल से, इसके सब जानने वालों से भी पूछ चुके थे, स्टेफन से भी पूछ चुके थे, मगर किसी को कुछ नहीं पता। सब बहुत परेशान थे इसकी इस हरकत पे। रात गुजर रही थी। ज़ैनब बेगम का रो रो के बुरा हाल था। अब तो मुईज़ साहब भी हिम्मत हार चुके थे। अब बस पुलिस में रिपोर्ट करना बाकी था। आज मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था। बादल ज़ोर से गरज रहे थे, बिजली पूरी शिद्दत से चमक रही थी। वो हर चीज़ से बेखबर न जाने कहाँ तक चलता हुआ पहुंच चुका था। वो कोई सुनसान सी सड़क थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी आज इसे चाहिए थी, जहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन एक बारिश थी जो अब इसकी हमरा हो ली थी, जिसके आंसू साथ साथ हो रही थी या छुपा रही थी। मतलब मेरा कोई सगा भाई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। एक बात जो इसके जहन में बैठ चुकी थी। नहीं, वो मेरा सगा भाई है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा कोई भाई ना हो? मेरा भाई है, हाँ माज मेरा सगा भाई है। मैं इसे बहुत प्यार करूंगा, इससे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। या अल्लाह इसे कभी न बताना कि इसका कोई सगा रिश्तेदार नहीं है। वो कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे पास तो सगे माँ बाप है, मगर इसके पास तो वो भी नहीं है। मैं आइंदा कभी पापा की नाफरमानी नहीं करूंगा, इनकी हर बात मानूंगा। प्लीज़ अल्लाह, आप मेरी ये बात मान लें। वो पूरी शिद्दत से चीखा था, गोया दिल का गुबार निकाल रहा हो। और अपनी आर्मी की ख्वाहिश भी आज अपने दिल में दफन कर चुका था। हाँ, ये इसके इख्तियार में था, वो ये कर सकता था। वो बीच सड़क दो जानों बैठकर बेबसी से रोए जा रहा था। बात समझाने के और भी तरीके हो सकते, फिर ये सब कुछ क्यों बताया मुझे? अपने नाम के बारे में सुनने के बाद वो ये तो जान ही चुका था कि इसकी मामा क्रिश्चियन थी। शायद इसीलिए वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इसका नाम ईसा रखना चाहती थी। मगर पूरी बात इसे अभी भी समझ नहीं आई थी। फजर की आज़ान का वक्त हो चुका था। अब वो वापस घर जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था सब इसके लिए कितने परेशान होंगे। वो सीधा मस्जिद गया था, वजू करने के बाद बाजुमात नमाज अदा की, मगर आज मुईज़ साहब मस्जिद नहीं थे, जो इसके लिए बहुत हैरत की बात थी। आ गए तुम? हाफिज़ अब्दुल्ला ने एक नज़र इसके गीले कपड़ों पर डाली और तंजिया मुखातिब हुए। पापा क्यों नहीं आए? मर रहा है तुम्हारा बाप, जाओ जाके खुद देख लो, क्यों नहीं आया? हाफिज़ अब्दुल्ला ने गुस्से से कहा। ईसा ये सुनते ही वहाँ से घर की तरफ भागा। मुईज़ साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, दवाई भी कोई असर नहीं कर रही थी। ज़ैनब बेगम और माज भी इनके पास बैठे रोए जा रहे थे। ईसा ये सब देखकर इनके करीब जाकर बैठ गया। पापा, आई एम रियली सॉरी। आइंदा कभी भी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। प्लीज़ मुझे बस एक बार माफ़ कर दें। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ईसा इनके पैरों में सर टिकाए हुए रो रहा था। इसके लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसकी वजह से ये खुद ही था। ज़ैनब बेगम इसकी आवाज़ पे चौंकी। वो गुस्सा करना चाह रही थी, मगर इसकी हालत देखकर वो इस पर गुस्सा भी न कर सकी। मोईज़ साहब के लब्बों ने मदम सी सरगोशी की कि वो ईसा को ही पुकार रहे थे। ईसा इसके सीने पर सर रखकर ज़ोरदार ज़ारो कतार फिर से रोने लगा। मोईज़ साहब इसे अपने पास देखकर खुश थे, मगर वो घर तो आया, इन सबकी जान में जान आई थी। अब वो पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। ईसा के रोते रोते हिचकी बन गई थी। वो अभी सिर्फ मोईज़ साहब के पास ही रहना चाहता था। वो खुद भी सारी रात सोया नहीं था, रोते रोते वो इन्हीं के कमरे में कब सो गया इसे खुद भी पता न चला।
ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। कोई हंस रहा था तो कोई रो रहा था। ईसा का एडमिशन इस्लामाबाद की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया था, मगर हादी न पहली बार टेस्ट में पास हुआ न दूसरी बार, जबकि ईसा पहली बार ही टेस्ट में पास हो चुका था। मगर एडमिशन तो मेरिट बेस पर होने थे। ईसा, नायका, सुमेरा और स्टीफेंस के सवा मार्गरीट, सोबान और हादी थे, जिनका एडमिशन MBBS में ना हो सका। हादी ने आगे BS ऑनर्स करने का फैसला किया, जबकि मार्गरेट ने आगे पढ़ने का सोचा ही नहीं, बल्कि पूरे 2 दिन इसी दुख में रोती रही कि अब वो नायका और स्टीफेंस के साथ नहीं पढ़ सकेगी। लेकिन स्टीफेंस ने जैसे जैसे उसे समझाया कि क्लास सेम ना होने से क्या फ़र्क होता है, यूनिवर्सिटी तो सेम ही होगी, कुछ ना कुछ तो आगे करना ही पड़ेगा। बिलाखिर वो मान ही गई। मुइज़ साहब ने अपना बिजनेस अजीम साहब के बिजनेस में मर्ज कर लिया था, क्योंकि इनकी अच्छी दोस्ती थी। अब वो बिजनेस दोनों मिल के देख रहे थे। माज का भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो चुका था। अब वो लोग इस्लामाबाद में ही शिफ्ट हो चुके थे। यार यूनी में सुकून से रहना है तो छोटे मोटे दोस्त बनाना पड़ेंगे। कॉरिडोर में खड़े हादी ने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए ईसा से कहा। आज इनका यूनी में पहला दिन था। दोस्तों का तो पता नहीं, बहरहाल छोटे मोटे दुश्मन जरूर मिल गए हैं। ईसा ने शरारत से आंख दबाई। मतलब तूने आते ही किसी से पंगा कर लिया? यही उम्मीद थी तुमसे, हादी ने खफकी से कहा। ओहो यार, पुरानी दुश्मनी है। वो देख, सामने एक लड़का और लड़की जो आपस में बातें कर रहे हैं। यही है वो छोटे मोटे दुश्मन। चल इनको सरप्राइज करते हैं। ईसा ने हाथ के इशारे से बताया और उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। क्या हुआ? अब आगे चलने के बजाय पीछे क्यों आ रहा है? चलना, तेरे दुश्मनों से मिल के आते हैं। हादी ने इसके पीछे होते कदम देखकर इसे आगे को घसीटा। छोड़ यार, इसके साथ इसका बॉडीगार्ड भी है। वो देख, अपनी बहन के साथ इसी तरफ आ रहा है। लेकिन ये मेरा दोस्त है, तुम्हें बताया था ना मैंने से, वो स्टीफेंस है, साथ इसकी बहन मार्गरेट है। और वो जो लड़की दूसरी तरफ देख रही है, ये नायका चुड़ैल है यार, वही मरी वाली, और साथ इसका कज़न सुबान सिंधु है। चल तुम्हें मिलवाता हूँ इन सबसे। ईसा ने फिर से हाथ के इशारे से सबके बारे में बताया और हादी को साथ लेकर इनके पास गया। अस्सलाम वालेकुम। ईसा ने मुस्कुराते हुए स्टीफेंस की तरफ हाथ बढ़ाया। ओ माय गॉड, वालेकुम सलाम। यार ईसा, तुम यहाँ कहाँ गायब हो गए थे? यार मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स और मैसेजेस किए, मजाल है जो तुमने एक का भी जवाब दिया हो। तुम्हें पता है हम कितने परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। स्टीफेंस से गले लगाते हुए खुशकी और खफकी के मिले जुले तासरात से मुखातिब था। बस यार, ऐसे ही तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बाकी सब बाद में बताऊंगा। खैर, इससे मिलो, ये मेरा दोस्त हादी। हादी ने ईसा की बात काटते हुए स्टीफेंस की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो स्टीफेंस, हादी ने बड़ी जोश से कहा, जिस पर सब हंस दिए। स्टेफन नहीं, स्टीफेंस एडसन। स्टीफेंस से मुस्कुराते हुए अपने नाम को करेक्ट किया। ओह सॉरी। हेलो मार्गरेट। हादी का लहजा साबका था, मगर मार्गरेट एडसन। मार्गरेट ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ओहो सॉरी। हादी ने फिर से ज़रा शर्मिंदगी से कहा, लेकिन अगला नाम जो इसकी ज़बान से फिसला था, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हेलो नायका चुड़ैल। ओह, आई एम रियली सॉरी। कसम से मुझे इसका नाम नहीं पता था। ईसा ने भी मुझे बताया, पता नहीं कैसे मुंह से फिसल गया। हादी कहते हुए अपने दोनों हाथ मुंह पर ताले की तरह रखकर माजरत कर रहा था, जबकि ईसा के सिवा बाकी सब इसे घूर रहे थे। नायका और सुबान की शक्ल देखने लायक थी, जो इस वक्त सिर्फ ईसा देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था, जैसे हादी ने इसके दिल की बात कह दी हो। जस्ट शट अप। देखा तुम लोगों ने कैसे इसके सामने मेरा मजाक उड़ाता है? नायका रोने वाली शक्ल बना के कदरे गुस्से से बोली। हाँ, तुम कौन सा सचमुच में चुड़ैल हो? इसने मजाक में कहा होगा, अब इतना तो चलता ही है। ईसा, तुम भी अब हंसना बंद करो, और खबरदार अगर आइंदा नायका को चुड़ैल कहा तो। स्टीफेंस से दोबारा दोनों को समझाया। मार्गरेट तो ईसा को जैसे देखकर हंस रही थी, जबकि सुबान इसे खा जाने वाली नजरों से ताड़ रहा। अच्छा यार ठीक है, अब नहीं कहूँगा चुड़ैल। कुछ और? ईसा ने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा। खबरदार अगर कुछ और भी कहा तो। नायका ने इसे वार्न किया। ओके फाइन, कुछ नहीं कहूँगा। और तुम सुनाओ, सिंधु कैसे हो? ईसा ने सीरियस होने की कोशिश की। देख, मैं आखिरी बार अपना नाम बता रहा हूँ, फिर ना कहियो मेरे से झगड़ा क्यों किया। मेरा नाम सोबान पाल है। आई समझ? सोबान ने दांत भेंचते हुए कहा। उफ यार, तूने मेरे डर से नाम भी बदल लिया। चल कोई नहीं, आज तेरी भी मान लेते हैं। ईसा ने बाजू सीने पर बांधते हुए कहा। कुछ देर बाद सुमेरा भी यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी, मगर आज पहले दिन ही वो हमेशा की तरह लेट थी। नायका और स्टीफेंस इसी के इंतजार में थे। सुबान, मार्गरेट और हादी एक ही क्लास में एक साथ गए थे, मगर सुबान को हादी एक आंख नहीं भाया था, क्योंकि वो ईसा का दोस्त था। ईसा, स्टीफेंस, नायका और सुमेरा भी एक साथ क्लास में गए। आज पहला दिन था, सब बहुत खुश थे। ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि वो सब एक साथ थे। इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्टल भी था, जहाँ अक्सर सीनियर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए ले जाया जाता था। हाफिज़ अब्दुल्ला भी इस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, जिनके ज़िम्मे पास इस्लामिक लेक्चर्स थे, और गैर मुस्लिम तलबा के लिए बाइबल की क्लासेस भी अरेंज की गई थी। सिर्फ ये एक क्लास थी जो स्टीफेंस और नायका की सेपरेट होती। फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होते आज पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। सब खुश थे, मगर मार्गरेट का दिल अभी भी क्लास में नहीं लग रहा था। ऊपर से सुबान भी साई की तरह इसके सर पर मंडलाता रहता था, क्योंकि स्टीफेंस ने मार्गरेट के सामने इसे बस एक बार कह दिया था कि इसका ख्याल रखना।
अब सोबान भी हीरोपंती ना दिखाए, भला ऐसा हो सकता था? सर्दियों की धूप भी इंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। लेक्चर कब से शुरू हो चुका था, मगर ईसा का आज कोई मूड नहीं था लेक्चर अटेंड करने का। वो बैग का तकिया बनाते चेहरे पर जैकेट रखे मज़े से लेटा था। ईसा, आई ओके? मार्गरेट ने बैग इसके पास फेंकने के अंदाज में रखा। इसकी आवाज़ पे ईसा ने जैकेट चेहरे से हटाई और धूप में आंखें खोलने के लिए अपना हाथ सूरज के सामने रखते हुए मार्गरेट को देखकर उठ बैठा। मैं ठीक हूँ, बस आज पढ़ने का मूड नहीं बन रहा। तुम लोग फ्री हो? ईसा ने मार्गरेट का उतरा हुआ चेहरा देखकर इसे पूछा। नहीं, मेरा भी आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, मार्गरेट ने बेदिली से कहा। तो खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। एक दिन ना पढ़ने से हम फेल नहीं थोड़ी हो जाएंगे, ईसा ने लापरवाही से कहा। हाँ ये तो है, तुमने मुझे कहा था तुम मेरी आवाज़ अच्छी करने में मेरी मदद करोगे। अब बताओ मैं कैसे आवाज़ अच्छी करूँ? मार्गरेट भी इसके सामने लॉन में बैठ गई। यार वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, मुझे कोई सॉन्ग हूँ, मैं कौन सा सिंगर हूँ जो तुम्हें कुछ सिखा दूंगा। तुम म्यूज़िक क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? ईसा ने संजीदगी से कहा। कोई फ़ायदा नहीं, मुझे बस तुम्हारी जैसी अच्छी आवाज़ चाहिए, बस मैं और कुछ नहीं जानती। जो मर्जी करो, पर मुझे कुछ ना कुछ तो बताओ, नहीं तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। मार्गरेट जिद करने लगी। खुदा के लिए अब नायका वाले काम ना शुरू कर देना। वैसे भी अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया ना तो मेरी वजह से रोई हो तो वो मेरी जान ले लेगा। चलो मैं तुम्हें आज के लिए एक लेसन देता हूँ। ईसा ने इसके हाथ से पेंसिल और डायरी पकड़ी और ये कुछ लिखने लगा। क्या लिख रहे हो? ये अलिफ बे मुझे आती है, यूँ क्यों लिख रहे हो? मुझे भला बहला रहे हो? मार्गरेट इसे लिखते देखकर बोली। ओहो यार, 2 मिनट चुप नहीं कर सकती क्या? ये देखो पूरी अलिफ बे नहीं लिखी, और ये जो लिखी है इसके साउंड्स देखना सीखना शुरू करो। जैसे कौफ और काफ। कौफ की साउंड गले से निकाल के दिखाओ जैसे मैं बोल रहा हूँ। ईसा ने जल्दी से लिखकर डायरी इसकी गोद में रखी। वो बड़े गौर से इसे देख रही थी जैसे कोई बहुत मुश्किल होमवर्क मिल गया हो। यार ये कैसे करूं? वैसे तो मुझे उल्टी हो जाएगी। मार्गरेट ने हैरत से इसे देखा। खबरदार अगर उल्टी की तो मैं तुम्हारा होमवर्क है, घर जाकर प्रैक्टिस करना। बाकी साउंड्स भी मैं एक बार बता देता हूँ। ईसा ने डायरी फिर से पकड़ी और साउंड्स में फ़र्क बताने लगा। साथ हर हर्फ पे लिखता कि इस हर्फ की साउंड कैसी होगी। ये सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत तो पहले भी मार्गरेट जानती ही थी। ये तो बस इससे बातें करने का एक बहाना था। वो मुसलसल बिना पलक झपके बस इसी को देखे जा रही थी। ईसा की वो आवाज़ आज भी वो महसूस कर सकती थी। मार्गरेट को इसका साथ बहुत अच्छा लग रहा था। इसके लिए वो हर रोज़ लेक्चर मिस करने को तैयार थी, मगर ईसा को जिसकी कंपनी पसंद थी इसके लिए लेक्चर मिस करना किसी गुनाह के जैसा था। तेरे आने से ख़िज़ा में बहार आ जाए, मेरे बेकरारियों को करार आ जाए, डूब जाऊं मैं तेरी इन आंखों में, मेरी रूह तुझ में फना हो जाए। आज मार्गरेट ने सोबान को हादी के साथ साफ बोल दिया था कि अगर आइंदा इसके सर पर साए की तरह मंडलाया तो वो स्टेफेंस के बजाय प्रोफेसर से इसकी शिकायत कर देगी। हादी के सामने सोबान के लिए ये सब सुनना थप्पड़ के मुतरादिफ था। इसे तो जैसे आग ही लग गई थी। हादी इसके तासुरात देखकर मार्गरेट की बातें नज़रअंदाज करने की अदाकारी कर रहा था। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं एक बार स्टेफेन से पहले पूछूंगा, जो वो कहेगा मैं वही करूंगा। और तुम जो दिल ही दिल में हंस रहे हो ना, सारा कुछ पता है मुझे, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। सोबान ने मार्गरेट को सपाट लहजे में कहा और फिर हादी की हंसी देखकर इसे घूरने लगा। मैं कब हंसा यार, देखो मैं तो बिल्कुल चुप हूँ, हादी ने मसनूई संजीदगी से कहा। अब इसका फैसला अदालत ही करेगी, और अब वो आज और इसी वक्त। सोबान ने 2 टोक बात की और मार्गरेट का हाथ पकड़े आगे चलने लगा और हादी को भी पीछे आने को बोला। अगर ना भी कहता तो भी वो इनके पीछे ही जाता, क्योंकि घर जाने से पहले सब एक पॉइंट पे इकट्ठे होते थे। मार्गरेट ने ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़वाया। स्टेफेंस, तुम्हारी इस मासूम बहन के कोई कान भर रहा है, वो भी मेरे खिलाफ। स्टेफेंस अकेला खड़ा मार्गरेट का इंतजार कर रहा था। जो भी बात है साफ साफ कहो। स्टेफेंस तो पहले ही से इससे बहुत सीरियस मूड में था। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। भाई से बोले ना सिर्फ हर वक्त मेरे साथ साथ ना रहा करे, मुझे बहुत अजीब लगता है, वरना मैं कल से यूनी नहीं आऊँगी। मार्गरेट जल्दी से स्टेफेंस का बाजू थामे इसरार करने लगी। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब इस हादी ने किया है, जो अचानक ही इसे बुरा लगने लगा था। सोबान ने हादी की तरफ इशारा किया जो इसे खा जाने वाली नजरों से ताड़ रहा था। क्या बक रहे हो? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है ये सब करने की? ख्वामुखा इल्ज़ाम लगा रहे हो। देखो, ये तुम दोनों का आपस का मसला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हादी ने अपना रुख सोबान की तरफ किया। वो दोनों आपस में उलझ पड़े। स्टेफेंस को भी किसी बात की समझ नहीं आई। ये लोग असल में लड़ क्यों रहे हैं? मार्गरेट ने भी बोलना शुरू कर दिया। वो हादी के फेवर में बोल रहा था। स्टेफेंस को समझ नहीं आ रही थी वो किसे सुने किसे समझाए, क्या करे। इसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था, बस सब अपनी अपनी सुना रहे थे। स्टेफेंस, ईसा को बोलो फ़ौरन मेरी डायरी वापस करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नायका भागते हुए इन लोगों को इग्नोर करते स्टेफेंस से मुखातिब हुई। ईसा भी इसके पीछे चलता हुआ इस तरफ आया। बस तुम दोनों की कमी थी। स्टेफेंस सर पकड़े वहीं सीढ़ियों पर बैठी। अरे वाह, यहाँ तो पूरी फिल्म चल रही है। क्या हुआ इन लोगों को, ऐसे क्यों झगड़ रहे हैं? यार, फिल्म में भी म्यूजिक ना हो तो फिल्म का मज़ा नहीं आता। ईसा ने मार्गरेट, सोबान और हादी को देखकर फ़ोन पे म्यूजिक प्ले किया। नायिका इसे गुस्से से घूर रही थी। सुमेरा ईसा को देख के हंस रही थी। अब वो स्टेफेंस को देख के म्यूजिक बंद कर चुका था। 1 मिनट 1 मिनट, सब इधर देखो। हाँ, अब हो जाओ शुरू फिर से। अब वो इन सब की वीडियो बना रहा था।
ईसा, तुम मेरी डायरी वापस करोगी या नहीं? देखो, इसमें कोई लेक्चर्स नोट नहीं किया, जो आज गलती से कोई डायरी ले आई हूँ, प्लीज़ वापस कर दो। मैं कल खुद तुम्हें दूसरी डायरी ला के दूंगी। नायका ने प्यार, गुस्से, इल्तिजाई तरीके से इसकी डायरी लेने की कोशिश की, मगर वो मुसलसल सरनफी में हिलाता, सबके इर्द गिर्द चक्कर लगाता इसकी वीडियो बना रहा था। ईसा के बच्चे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, डिलीट कर ये वीडियो। सुबान को अब ईसा पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो साथ कमेंट्री भी कर रहा था जैसे मैं ये अल्फाज सुबान को चुभे थे। हादी और मार्गरीट ने मिलकर सुबान सिंधु जैसे हाथी को निस्तनाबूद कर दिया। अभी आगे न जाने वो क्या क्या बोल रहा था कि सुबान इसकी तरफ लपका। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि सुबान पीछे पीछे और ईसा इसके आगे, कैमरा इसकी तरफ किए भाग रहा था। हादी भी ईसा के पीछे भाग रहा था। मार्गरीट और नायका स्टेफनस के दाएं बाएं छुपकर बैठ गई थी। चुप क्यों हो गए हो? थक गए हो क्या? स्टेफनस संजिया बोला। भाई वो, मार्गरीट ने सफाई पेश करना चाही, मगर स्टेफनस ने इसे अपने हाथ के इशारे से टोक दिया। मेरी डायरी, नायका ने रोने वाले अंदाज में शक्ल में बोली। कुछ नहीं करेगा तुम्हारी डायरी को, कल वापस कर देगा। मैं घर जा रहा हूँ, अगर जाना है तो चलो, स्टेफनस ने कहा और वहां से उठकर चलता बना। वो दोनों इसे बेयकीनी से देखती गईं, फिर एक दूसरे को देखकर इसके पीछे चलने लगी। आज नायका का दिल बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। वो रोना चाहती थी, मगर स्टेफनस की वजह से रोई नहीं। आखिर वो क्या सोचेगा, मैं एक डायरी के लिए रो रही हूँ। स्टेफनस भी आज सबके लिए जोर जोर के झगड़ों से तंग आ चुका था। सब अपने मसाइल इसी के पास लेकर जाते, मगर बात तो तब है जब इसकी कोई सुने भी। रात को सोने से पहले नायका नमाज पढ़कर अभी दुआ कर रही थी कि ईसा से या तो डायरी गुम हो जाए या वो छुपाना चाह रही थी, वो इसे नजर ही ना आए, मगर शायद इससे दुआ करने में थोड़ी देर कर दी थी। बेड पे जाने से पहले वो अपना फ़ोन चेक कर रही थी कि ईसा का मैसेज मिला। परेशान मत होना, मैंने तुम्हारी डायरी बहुत संभाल कर रखी है। नायका के हाथ से मोबाइल बेख्तियार नीचे गिरा। ओह शिट, अब मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी इससे? वो बेड पर लेटते हुए पूछने लगी। ईसा वही वीडियो देख रहा था जब इसे वीडियो में नायका की शक्ल देखकर इसकी डायरी याद आई और डायरी खोलने की गुस्ताखी की, जिसके बाद इसने नायका को मैसेज किया था। डायरी के पहले सफ़े पर बड़ा सा नायका सलेमान लिखा था, दूसरे पे किसी की आंखों का बड़ी बेरहमी से स्केच बनाया हुआ था, जिसकी पहचान करना मुश्किल था। कुछ पेजेस ऐसे ही थे जिनको देखकर ईसा ने दिली अफसोस किया, न जाने किसकी आंखों की शामत आई है। वो मुंह में साथ बड़बड़ा रहा था। आगे जो आंखों का स्केच बना हुआ था, इसे कोई भी पहली झलक में पहचान सकता था। वो ईसा की आंखें थी, जो नायका ने बड़ी महारत से बनाई थी। ईसा के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। स्केच के नीचे कुछ लिखा हुआ था, सादा से एक चेहरे पे क्या जादूगर सी आंखें हैं, जो देखे इनका हो जाए, जो उतरे वो ठहर न जाए। कितने सपने जाग रहे हैं इन पलकों के साए साए, शम्मा सहर सी चारागर सी नामा बरसी आंखें हैं, अनजानी पहचानी भी अपनी भी बेगानी भी, एक ही मंजर का हिस्सा है, अक्स भी और हैरानी भी। साहिल जैसी लगती हैं वो और भंवर सी आंखें हैं, सादा से एक चेहरे पे क्या जादूगर सी आंखें हैं। ईसा बार बार इस गज़ल को दोहरा रहा था, जिसकी मुस्कान को गहरे किए जा रही थी। इसके लिए सब नाकाबिले यकीन था। आज तो इन दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। वो डायरी सीने पे रखे फिर से वहीं वीडियो देख रहा था और नायका के चेहरे के तासुरात अब समझकर हंस रहा था। लड़कियां भी ना कितनी छुपी रुस्तम होती हैं, वो हंसते हुए बोला। तभी इसके फ़ोन पे किसी की कॉल आने लगी। रात का 1 बज रहा था और माज इसे अपने कमरे में बैठे कॉल कर रहा था। ईसा ने फ़ौरन कॉल रिसीव की। वो उसी वक्त इसकी कॉल देखकर परेशान हुआ और कमरे से बाहर निकला। इसकी आवाज़ भराई हुई थी। भाई प्लीज़ जल्दी से मेरे कमरे में आ जाए। माज ने सिर्फ इतना ही कहा और फ़ोन बंद कर दिया। ईसा 1 मिनट में भागता हुआ इसके कमरे में गया। लॉक ओपन था। कमरे की लाइट ऑफ थी, जो ईसा ने जाते ही ऑन की। माज कंबल में मुंह छुपाए डर से कांप रहा था। ईसा ने कंबल हटाया, जो इसके पास बैठ गया। माज क्या हुआ? इस वक्त क्यों बुलाया? सब खैरियत है ना? ईसा ने इसके चेहरे से बाजू हटाते हुए पूछा। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे अपने कमरे में ले जाओ। माज इसके गले लग कर बोला। इतने बड़े हो गए हो फिर भी अकेले सोते डर रहे हो? अच्छा तो छोटे बच्चे भी नहीं करते। जान निकाल दीजिए मेरी। चलो अब मेरे कमरे में, और आइंदा तुम मेरे कमरे में ही सोगे। ईसा इसका हाथ पकड़े अपने कमरे में ले गया। लाइट ऑफ कर दूं? ईसा ने इस पर कंबल उड़सते हुए पूछा। नहीं भाई मुझे डर लगेगा। माज ने कंबल मुंह से हटा दिया। अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, तुम्हारे पास ही हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं। ये सभी इसके बेड पर लेट गया। इस रोशनी में इतनी आसानी से नींद नहीं आती थी, मगर आज माज की वजह से वो इसे ऐसे ही सोना पड़ रहा था। वो 2-3 बार करवट बदल चुका था। भाई आप लाइट ऑफ कर दें, अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। माज इसकी बेचैनी समझ गया था। ईसा के मासूम से अंदाज पे वो मुस्कुराया। और अगर अंधेरे में मैं डर गया तो चलो अब चुप करके सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है ना। ईसा ने प्यार से इसके बाल सहलाते हुए इसे साथ लगाया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर तक दोनों भाई सो चुके थे।